नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 189 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिवाजी की अश्व सेना को कहते थे। तो शिवाजी की अश्व सेना को पागा कहा जाता था। शिवाजी की अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था और यह दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे वारगिर और एक होते थे सिलेदार। एक तो होते थे वारगिर और एक होते थे सिलेदार। ठीक है, तो वारगिर में क्या होता था, इनमें नियमित राजकीय घुड़सवार होते थे जिन्हें सरकार की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे। ये तो होते थे वारगिर। इनमें नियमित घुड़सवार होते थे, राजकीय घुड़सवार, जिनको सरकार की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे। और जो सिलेदार प्रकार के हैं, ये अपने लिए घोड़े और हथियारों की स्वयं व्यवस्था करने वाले सैनिक होते थे। ठीक है, सिर ए नौबत, तो सिर ए नौबत सेनापति होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मराठा इतिवृत्त कहलाते थे। तो बखार या बखर मराठा इतिवृत्त कहलाते थे। बखार या बखर मराठा इतिवृत्त कहलाते थे। ख्यात ख्यात तो ख्यात राजपूताना इतिवृत्त कहलाते थे। बुरंजी तो बुरंजी असम इतिवृत्त कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठा काल में लिखी गई दासबोध का लेखक कौन था। तो इसके लेखक थे समर्थ रामदास। मराठा काल में लिखी गई दासबोध पुस्तक के लेखक शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। इस पुस्तक में गुरु रामदास ने कर्म दर्शन तथा मराठों को संगठित करने का उपदेश दिया है और इसी से प्रेरित होकर शिवाजी ने मराठों को संगठित कर मराठा राज्य की नींव डाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ धन निकासी के सिद्धांत, इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसके सिद्धांत को विस्तार से इसकी विवेचना की है इस पुस्तक में। ठीक है, लाला लाजपत राय, तो इनको पंजाब का शेर कहा जाता है और ये राजनीतिक कार्यकर्ता, एक लॉयर और एक अच्छे राइटर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो उसमें कई अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के पक्ष में थे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने जो है इसके पक्ष में जो है इन्होंने एक अलग से कांग्रेस से पृथक एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक संगठन का गठन किया, क्योंकि जो कांग्रेस है वह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से सहमत नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के विपरीत सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कई अन्य उदारवादी नेता इस प्रावधान से, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान थे, उससे सहमत थे और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1919 में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, कांग्रेस से पृथक। ठीक है, 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
द बंगाली अखबार 40 वर्षों तक प्रकाशित किया। ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी है ए नेशन इन द मेकिंग, और ये 1925 में पब्लिश हुई थी, ए नेशन इन द मेकिंग। आर सी दत्त, तो आर सी दत्त 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनकी पुस्तक पेजेंट्री ऑफ बंगाल 1875 में लिखी गई। ओके, आर सी दत्त 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनकी पुस्तक पेजेंट्री ऑफ बंगाल 1875 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चार्टर द्वारा भारत के साथ व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये था 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। यद्यपि इसके बाद भी चाय और चीन से कंपनी के व्यापार का विशेषाधिकार बना रहा था, यानी कि चाय करने का व्यापार और चीन के साथ कंपनी को व्यापार करने का जो विशेषाधिकार था वह बना रहा था। इसके अलावा जो बाकी एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। ठीक है, 1833 के चार्टर से संपूर्ण विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 1813 में कंपनी के विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय का जो एकाधिकार है वह बना रहा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से जो चीन और चाय का व्यापार था ये भी समाप्त हो गया। 1773 का अधिनियम, तो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया, और इसी अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, 1793 का अधिनियम, तो इस समय गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया। 1793 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया। और 1853 का अधिनियम, तो जब तक संसद कोई और आदेश जारी नहीं कर दे तब तक भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रहेगा, यह इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया। ठीक है, कि जब तक संसद अगला आदेश जारी ना करे तब तक जो है भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। इसी अधिनियम के आधार पर 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी दीवान वेलुथम्पी को। वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 से 1809 के मध्य त्रावणकोर केरल में हुआ और इस विद्रोह के नेता वेलुथम्पी ही थे। लॉर्ड वेलेजली ने दीवान वेलुथम्पी को सहायक संधि के लिए विवश कर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ लाद दिया था और इस कुकृत्य के विरुद्ध वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान ही वेलुथम्पी की गोली लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन वेलुथम्पी को मरने के बाद भी जनता में भय का माहौल बनाने के लिए वेलुथम्पी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, तो ये आंध्र के आदिवासी नेता थे और 1922 से 1924 के मध्य रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। बिरसा मुंडा, तो आदिवासी जनजाति मुंडा का नेतृत्व किया इन्होंने। बिरसा मुंडा ने आदिवासी जनजाति मुंडा का नेतृत्व किया, जो कि वर्तमान झारखंड में है। इनको लोग भगवान का अवतार और धरती आबा का अवतार मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, तो
तो ये क्रांतिकारी नेता थे और कभी भी अंग्रेजी सरकार के हाथ नहीं आए थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और ये काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड में भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, और ये 1909 में लिखी थी। इसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। आर.सी. मजूमदार, तो माफ करना, हाँ सही है, आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार उन्होंने 1857 के विद्रोह पर बहुत अध्ययन किया है। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह पर बहुत अध्ययन किया है और आर.सी. मजूमदार ने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। 1857 के विद्रोह पर उनकी पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। एस.एन. सेन यह सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर 1857 नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने लिखा कि 1857 का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड केनिंग के काल में पारित हुआ। ठीक है, इसमें इसके अनुसार विधवा पुनर्विवाह और उससे उत्पन्न संतान को वैध माना गया। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, इसके अनुसार विधवा पुनर्विवाह और उससे उत्पन्न संतान को वैध माना गया। इसे पास करवाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड था 1864 से 1869। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया सर सैयद अहमद खान ने। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया और इसके लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जिसको हम वर्तमान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है, इसकी प्रमुख लक्ष्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाकर सरकारी नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण लेना था, जिससे कि उनकी गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करके तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। यद्यपि अब्दुल लतीफ़ और सैयद अमीर अली ने सर सैयद अहमद खान से पूर्व मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। बहरुद्दीन तैयब जी, तो बहरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 189 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।